हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया उपन्यास लेकर आया हूँ जिसका नाम है शेखर एक जीवनी। जैसा कि आपको पता है कि शेखर एक जीवनी हमारे सिलेबस में लगी हुई है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखो इसमें भूमिका पढ़ेंगे। शेखर एक जीवनी की जो भूमिका है थोड़ी बड़ी है, तो आपको मतलब कि थोड़ा सा इंतज़ार देखना पड़ेगा उसको अच्छे से। भूमिका को महत्वपूर्ण उदाहरण और पात्र परिचय, कौन कौन से पात्र इस उपन्यास में है उसको हम लोग देखेंगे। शेखर एक जीवनी की अगर बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है, वो कहीं कहीं 1940 दिया रहता है और कहीं 1941। वैसे तो 1941 इसका जो है वो एक मेन इसका प्रकाशन वर्ष है 1941, लेकिन कहीं कहीं क्या देता है कि 1940 दिया रहता है। अगर 40-41 दोनों रहेगा तो आप 41 पर ट्रिक लगाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों प्रकाशन वर्ष रखा है कि शेखर एक जीवनी का अगर पूछ दे कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या, अगर 41 नहीं दिया रहेगा और 40 दिया रहेगा तो आप 40 पे लगाएंगे, लेकिन 41 और 40 दोनों रहेगा तो आप लोग सिर्फ 41 पे लगाएंगे। शेखर एक जीवनी, इसके लेखक कौन है कि इसके उपन्यासकार कौन है, तो वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। यह उपन्यास यूजी नेट के यूनिट 6 में कि ये लगा हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है। अगर आपको कि अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखो शेखर एक जीवनी, इसको दो भागों में कि बांटा गया है। पहले तो जो अज्ञा ने जब इसको लिखना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि ये जो शेखर एक जीवनी है वो 3 भागों में लिखा जाएगा, लेकिन ये सिर्फ 2 भागों में प्रकाशित हुआ और शायद उन्होंने 2 भाग में ही लिखा था। तीसरा जो भाग था वो लिखा नहीं गया था, ठीक ना। आप भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र आएगा कि 3 भाग में लिखा जाना है, लेकिन वो लिखा नहीं गया था, बस ये सिर्फ 2 भागों में ही लिखा गया था। यहाँ पे भाग 1 अगर इसकी बात करें तो ये 1940-41 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था, और जो भाग 2 है उसका जो प्रकाशन वर्ष 1944 है। अज्ञे किसका ये किसका ये है उपन्यास, तो वह अज्ञे का है। अज्ञे का जन्म कब हुआ था? 1911 में। लिखा है यहाँ पे कि शेखर एक जीवनी चर्चित एवं विवादित उपन्यास है। क्या है? शेखर एक जीवनी जो है वो चर्चित उपन्यास है, लेकिन विवादित उपन्यास है। क्यों विवादित है? क्योंकि कुछ कि जो कुछ लेखक इनको कि जो शेखर एक जीवनी है वो स्वयं इनकी जीवनी मानते हैं। किसकी? अज्ञे की। शेखर एक जीवनी जो है ये विवादित इसलिए है क्योंकि बहुत से लेखक ऐसे मानते हैं कि शेखर एक जीवनी ये खुद अज्ञे की जीवनी है, परंतु कुछ विद्वान इसे स्वयं अज्ञे की जीवनी मानते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, कुछ विद्वान जो है वो इसे स्वयं अज्ञे की जीवनी मानते हैं। इस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में रखा गया है। इम्पोर्टेंट है, किस श्रेणी में? मनोविज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। यह उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्वों को तो सामने लाता है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक लाता ही है, परंतु साथ ही साथ अपने समय के कुछ वैचारिक द्वंद्व जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि से टकराता भी है। शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिज्ञासाएं एवं स्वयं शांत करना चाहता है, परंपरागत अनुभव और ज्ञान को अपनी कसौटी पर कसना चाहता है। दरअसल शेखर व्यक्ति के स्व की खोज का प्रतीक है। शेखर जागरूक, स्वतंत्र और अपने एवं समाज के प्रति ईमानदार होने की संघर्षपूर्ण यात्रा है। शेखर के माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव एवं उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। देखो मैंने बताया ना कि ये 2 भागों में बटा हुआ है। भाग एक जिसका नाम है उत्थान, अब भाग 2 जिसका नाम है संघर्ष। भाग 1 का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940 और 41 है, और भाग 2 का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या? 1944 है। देखो भाग 1 और भाग 2 दोनों जो भाग हैं इसको 4-4 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में? 4 खंडों में। यहाँ पे जो क्रम से यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ये क्रम से नाम पूछता भी एग्जाम में। अब पूछ देगा कि भाग 1 जो उत्थान का जो 4 खंड है वो कौन कौन सा है, उनका नाम कि क्या है।
यहाँ पे नाम दिया रहेगा और कुछ अलग दो नाम दिया रहेगा, दो नाम इसमें का दिया रहेगा, तो पूछेगा कौन कौन से हैं। तो इसको नाम को जो याद रखना है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे? उषा और ईश्वर क्या है? उषा और ईश्वर। पहले खंड का क्या नाम है? पहला है उषा और ईश्वर, दूसरा नाम है बीज और अंकुर, तीसरा है प्रकृति और पुरुष, और चौथा है पुरुष और परिस्थितिकी। भाग 2 की अगर बात करें तो इसका जो नाम है वो है संघर्ष। भाग 2 का क्या नाम है? वो है संघर्ष। ये भी 4 खंडों में बटा हुआ है। कौन सा है? पुरुष और परिस्थितिकी, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे, रस्सियां और गुच्छर। आगे चलते हैं। लिखा है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास 4 खंडों में। देखो मैंने बताया 4 खंडों में, यहाँ पे पहले इसकी बात हो चुकी है। कौन कौन सा है? उषा और ईश्वर, फिर से देख लेते हैं। उषा और ईश्वर है, बीज और अंकुर है, प्रकृति और पुरुष है, पुरुष और पारिस्थितिकी है। इस उपन्यास में बाल मनोविज्ञान का चित्रण, किशोरावस्था का चित्रण, आक्रांति की भावना, विद्रोह चेतना का रूप, प्रेम की भावना का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास को पूर्व द्वितीय शैली में लिखा गया है। पूर्व द्वितीय शैली का मतलब होता है कि जैसे कि मतलब कि आप लाइफ तो जी लिए, जैसे कि आप वर्तमान में इस समय आप मतलब जो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जो आपको 2 साल पहले, चाहे 10 दिन पहले जो हुआ है, तो आप लोग उसको याद करते हैं नहीं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो उसको कहते हैं पूर्व द्वितीय शैली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लैशबैक शैली। नहीं मतलब फिल्म में दिखाते हैं फ्लैशबैक में जाके मतलब कि कैसे कैसे उनके साथ क्या हुआ था सोचते हैं, तो वही होता है पूर्व द्वितीय शैली। उस उपन्यास पर रोमा रोला या क्रिस्तोफ का प्रभाव है। इम्पोर्टेंट है ये वाला। किस उपन्यास पर किसका प्रभाव है? तो रोमा रोला या क्रिस्तोफ का प्रभाव है। अब भूमिका, इसकी भूमिका देखेंगे। देखो जो भूमिका में इम्पोर्टेंट है मैंने उसमें हाईलाइट किया है, और जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको छोड़ा है उसी तरह, ठीक है ना। लेकिन आपको भूमिका जब पूरी पढ़नी है एक बार, क्योंकि इसमें से और भी कुछ महत्वपूर्ण निकल सकता है, तो इसीलिए भूमिका को हम लोग पूरा पढ़ेंगे। थोड़ा बड़ा है ये भूमिका, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग का अगर एग्ज़ाम निकालना है तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा ही खुद से। भूमिका में लिखा है, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। देखो अब क्या यहाँ से यहाँ तक प्रश्न पूछ देगा कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। अब ये जो संवाद है, चाहे ये जो पंक्ति है, ये जो पंक्ति है वो किस उपन्यास की भूमिका में दी गई है? ऐसे प्रश्न पूछ देगा कि यहाँ से वेदना में एक शक्ति से लेकर दृष्टा हो सकता है, यहाँ से पूछ देगा। अब पूछेगा कि ये जो पंक्ति है वो किस भूमिका की है, तो किस भूमिका की है। अगर आपने भूमिका अच्छे से नहीं पढ़ी होगी तो आप ऐसे प्रश्नों को नहीं कर सकते हैं। और आप ये मन से निकाल दीजिए कि भूमिका से प्रश्न नहीं आते, भूमिका से प्रश्न आते हैं। अगर आपने PYQ सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा कि भूमिका से प्रश्न आते हैं। अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो मैंने PYQ सॉल्व इस समय मैं करवा रहा हूँ, आप लोग इसको देख सकते हैं। शेखर एक जीवनी जो मेरे 10 वर्ष का परिश्रम का फल है। कितने वर्षों का? 10 वर्षों का परिश्रम का फल है। ये इम्पोर्टेंट है, जो हाईलाइट है वो इम्पोर्टेंट है। 10 वर्षों में अभी कुछ देर है, लेकिन जीवनी भी तो अभी पूरी नहीं हुई है। घनीभूत वेदना कि केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। मतलब यहाँ पे लिखा है कि ये जो वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न इसमें किया गया है, इस उपन्यास में। आप इसे शेखी समझ सकते हैं। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि इतना बड़ा पोथा मैंने एक रात में गढ़ डाला। नहीं, आप मेरे एक शब्द को फिर ध्यान से पढ़िए। शेखर घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को, यहाँ पे क्या लिखा है? शब्दबद्ध लिखा है। शब्दबद्ध करने का इन्होंने क्या किया है? प्रयत्न किया है। यहाँ पे कोई मतलब कि उतना खास नहीं है, लेकिन इसको देख लेते हैं। संभव है आप जानना चाहें वह रात कैसे थी, किंतु निजी बातों का वर्णन शक्य नहीं होता, न उसका आपके लिए कोई प्रयोजन नहीं है। आपके लिए तो उसका यह वर्णन और यही
महत्व हो सकता है कि उसमें मैंने यह विजन देखा था। वह रात मुझे उपलब्ध कैसे हुई, इसके संबंध में इतना बता सकता हूँ कि जब आधी रात को डाकुओं की तरह आकर पुलिस मुझे बंदी बना ले गई और उसके तत्काल बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों से मेरी बातचीत, फिर कहा उसने और फिर थोड़ी सी मारपीट भी हो गई, तब मुझे ऐसा दिखने लगा कि मेरे जीवन की इतनी शीघ्र होने वाली है। फांसी का पात्र मैं अपने को नहीं समझता था, न अब समझता हूँ, लेकिन उस समय की परिस्थिति और अपनी मनःस्थिति के कारण यह मुझे असंभव नहीं लगा, बल्कि मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि यही भवितव्य मेरे सामने है। ऊपर मैंने कहा कि घोर यातना व्यक्ति को दृष्टा बना देती है। यहाँ यह भी कहूँ कि घोर निराशा उसे अनासक्त बनाकर दृष्टा होने के लिए तैयार करती है। मेरी स्थिति मानो भावानुभावों के घेरे से बाहर निकलकर एक समस्या रूप में मेरे सामने आई। अगर यही मेरे जीवन का अंत है, तो उसे जीवन का मोल क्या है, अर्थ क्या है, सिद्धि क्या है, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, मानव के लिए। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, तो ये इम्पोर्टेंट है। इस जिज्ञासा की अनासक्त निर्ममता के और यातना की सर्वभेदी दृष्टि के आगे मेरा जीवन धीरे धीरे खुलने लगा, एक निजी और अप्रासंगिक विसंगति के रूप में नहीं, एक घटना के रूप में, एक सामाजिक तथ्य के रूप में, और धीरे धीरे कार्य कारण परंपरा के सूत्र सुलझ कर हाथ में आने लगे। पौ फटने तक सारा चित्र बदल गया। अर्थ के बहुत से सूत्र मेरे हाथ में थे, लेकिन देह जैसे झर गई थी, धूल हो गई थी। थक कर किंतु शांति पाकर मैं सो गया और 2 दिन तक सोया रहा। यही उस रात के बारे में कह सकता हूँ। उसके बाद महीना भर तक कुछ नहीं हुआ। यही उस रात के बारे में 1 मास बाद जब मैं लाहौर किले से अमृतसर जेल ले जाया गया, तब लेखन सामग्री पाकर मैंने 4-5 दिन में उस रात में समझे हुए जीवन के अर्थ और उसकी तर्क संगति को लिख डाला। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, पेंसिल में लिखे हुए वे 3 100 पन्ने शेखर एक जीवनी की नींव है। उसके बाद 9 वर्षों से अधिक मैंने उस प्राण दीप्ति को एक शरीर दे देने में लगाए हैं। क्या यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है कि पेंसिल में लिखे हुए 3 100 पन्ने शेखर एक जीवनी की नींव है। उसके बाद 9 वर्ष से अधिक मैंने उसे प्राण दीप्ति को एक शरीर दे देने में लगाए हैं। उसी को शरीर देने के लिए, इसलिए कि वैसी तीव्रता, इंटेंसिटी केवल कल्पना के सहारे नहीं मिल सकती। वह जीवन में ही मिल जाए तो कल्पना से उसे संयत ही किया जा सकता है, पूर्वापर का जमा ही पहनाया जा सकता है। यदि आपने क्रांतिकारियों के जीवन का कुछ भी अध्ययन किया होगा, तो आप पाएंगे कि अथक कार्यशील इन प्राणियों में अनेक उनके सारे कृत्यों के नीचे छिपी हुई एक कठोर नियति रहती है। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि क्रांतिकारी अंतर्गतवा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं, लेकिन यह नियतिवाद उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता। वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसमें वह गीता के कर्मयोगी से एक सीढ़ी आगे होता है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक क्या इम्पोर्टेंट है, हाईलाइट है। यहाँ पे मैंने पूरा भूमिका रखा है, मतलब पूरी जो है भूमिका यहाँ पे रखी है मैंने, क्योंकि मतलब कि आप एक बार पूरी भूमिका पढ़ लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको रखा है। आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैंने क्या हाईलाइट किया है उसको आप बार बार रिपीट करेंगे, तो ये आपको उसी तरह याद आ जाएगा। मतलब किसी भी चीज़ को आपको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि उसको बार बार रिवीजन करना, क्योंकि यह कर्ता को निरानिमित्त नहीं बना देता। यदि यूँ कहा जाए कि क्रांतिकारी का नियतिवाद अटल निर्यात की स्वीकृति न होकर जीवन की विज्ञान संगत कार्य कारण परंपरा पर गहरा विश्वास होता है, तो शायद सच्चाई के निकट होगा।
मेरा ख्याल है कि आज के अधिकांश वैज्ञानिक भी कुछ इसी प्रकार के नियतिवादी हैं। फिर यहाँ पे लिखा है तो शेखर एक जीवनी के क्रांतिकारी नायक न अपने जीवन में इस नियति के सूत्र को पहचानने का प्रयत्न किया है, क्योंकि उसे पहचान लेना है, जीवन को समझ लेना है, उसकी पूर्ति पा लेना है। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, अतः प्रत्येक घटना स्वयं अपनी सिद्धि है। इम्पोर्टेंट है। यह भी एक मार्ग है, लेकिन इस तर्क परंपरा को जो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है, उसके लिए जीवन को सह बनाने का दूसरा उपाय यही हो सकता है। इसलिए आप पाएंगे कि जीवनी के पहले भाग में शेखर अपने बाल्यकाल की छोटी छोटी घटनाओं की भी जांच कर रहा है। बाल्यकाल का अध्ययन स्वयं अपना महत्व रखता है, और विदेशों के कई कलाकारों ने बाल्य मन का अध्ययन और चित्रण किया है, लेकिन जीवनी में यह अध्ययन साध्य नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा है कि वह केवल उन सूत्रों को खोजने का साधन है जो होते हैं प्रत्येक जीवन में, किंतु उन्हें देखने की शक्ति सदा नहीं होती। वह तो तब मिलती है जब किसी घटना के चोट से जीवन दीप्त हो उठता है, या तब जब यातना की तीव्रता से व्यक्ति सूक्ष्म दृष्टा बन जाता है। अपनी रचना के बारे में कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन शेखर का और अपना संबंध ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इसी में उसके जीवन की महानता और इसी में उसकी दीनता है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। महानता इसलिए कि उसकी जिज्ञासा में लगन है, निष्ठा है। दीनता है इसलिए कि इस तीव्रता के कारण ही वह कई जगह सच्चा शोधक न रहकर केवल हेतुवादी रह जाता है, और उसका हेतुवाद करुण और दयनीय जान पड़ने लगता है। फिर यहाँ पर लिखा है तो संक्षेप में यह शेखर जीवनी की बुनियादी की कहानी है। आप कहेंगे कि यह तो एक विजन नहीं है, यह एक तर्क प्रणाली है, एक फलसफा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि फलसफा भी अंततः दृष्टि है, विजन है, और अपनी धारणा की पुष्टि के लिए फलसफे के हिंदी नाम की शरण लेता हूँ, दर्शन। दर्शन क्या है? यह जीवन आत्मजीवनी है। यह प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, बल्कि शायद पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि पाठक पूर्व धारणा बनाकर चलेगा। हिंदी में जहाँ प्रत्येक कवि अपनी स्त्री को लक्ष्य करके लिखता है, जहाँ वियोग की कविता इतने भर से प्रमाणित मान ली जाती है कि उसे अमुकजी ने अपने पत्नी की देहांत के बाद लिखा है, वहाँ यह आशा करना व्यर्थ है कि शेखर, जो केवल एक जीवन ही नहीं, एक व्यक्ति की अपनी मुँह कही हुई जीवनी है, उसकी लेखक की जीवनी नहीं मान ली जाएगी। मतलब यहाँ पे लिखते हैं खुद कि शेखर जो केवल एक जीवनी नहीं, एक व्यक्ति की अपनी मुँह कही हुई जीवनी है, उसकी लेखक की जीवनी नहीं मान ली जाए। मतलब खुद वो कहते हैं कि अगर मतलब इनकी जो मुँह कही जीवनी है, शेखर जो केवल एक जीवनी नहीं, एक व्यक्ति की अपने मुँह कही हुई जीवनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये खुद लेखक की ही जीवनी है। ये खुद यहाँ पे कौन लिखते हैं? आगे लिखते हैं। मुझे याद है 3 वर्ष पहले जब मेरी एक कविता द्वितीय छपी थी, तब उसके कई एक पाठकों ने मुझे संवेदना के पत्र लिखे थे, और एक ने यहाँ तक लिखा था कि मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, क्योंकि स्वयं उसी परिस्थिति में होने के कारण मैं आपकी अवस्था बखूबी समझ सकता हूँ। पत्र के संपादक ने भी पूछा था कि आपका पहला विवाह तो हुआ नहीं, दूसरी पत्नी से यह झगड़ा कैसा? ऐसे व्यक्तियों को यदि प्रमाण मिल जाए तो मैंने बिना एक भी विवाह हुए दूसरे विवाह की बात लिख दी है, तो वे समझेंगे कि उन्हें धोखा दिया गया है। यह कहते खेद होता है, किंतु बात सच है कि आजकल का अधिकांश
फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आजकल का अधिकांश हिंदी साहित्य और आलोचना एक भ्रांत धारणा पर आश्रित है कि आत्मघटित आत्मानुभूति नहीं, क्योंकि अनुभूति बिना घटित के भी हो सकती है। आत्मघटित का वर्णन ही सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी सच्चाई है। यह बात हिंदी के कम लेखक समझते हैं या मानते हैं कि कल्पना और अनुभूति सामर्थ्य है, सेंसिबिलिटी के सहारे दूसरे के घटित में प्रवेश कर सकना है, और वैसा करते समय आत्मघटित की पूर्व धारणाओं और संस्कारों को स्थगित कर सकना, ऑब्जेक्टिव हो सकना ही लेखक की शक्ति का प्रमाण है। इसके विपरीत लेखकों में ऐसे अनेक मिल जाएंगे जो ऐसी अनुभूति शक्ति का प्रमाण है। इसके विपरीत लेखकों में ऐसे अनेक मिल जाएंगे जो ऐसे अनुभूति में फिर कहता हूँ कि आत्मघटित ही आत्मानुभूति नहीं होता, पर घटित भी आत्मानुभूति हो सकता है यदि हम में सामर्थ्य है कि हम उसके प्रति खुले रह सकें। को परकीय सेकेंड हैंड अतएव घटिया और असत्य कहेंगे। ऐसे व्यक्तियों के लिए टी.एस. इलियट की उस उक्ति का कोई अर्थ नहीं होगा जो वास्तव में इसका एकमात्र उत्तर है। यहाँ पे किसका, ये टी.एस. एलियट का है कि भोगने वाले प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार में सदा एक अंतर रहता है, और जितना बड़ा कलाकार होता है उतना ही भारी यह अंतर होता है। किसका, ये टी.एस. एलियट का है। लेकिन यह एक लंबा विषयांतर हो गया, और मुझे मानना पड़ेगा कि इलियट की कथानुसार मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो सका हूँ। शेखर का एक भी पात्र नहीं है जो न्यूनाधिक मात्रा में एक संश्लिष्ट चरित्र नहीं है, तथापि मेरी अनुभूति और मेरी वेदना शेखर को अभिसंचित कर रही है, और यह अभिसिंचन ऐसा है कि उससे यह कहकर छुटकारा नहीं पाया जा सकता कि अंततः सभी कल्प साहित्य आत्मकथा मूलक हैं, अपने ही जीवन का चित्रण नहीं तो प्रक्षेपण है। ज़्यादा नहीं है। अपने स्वाद की कहानी है। शेखर में मेरा स्वप्न कुछ अधिक है। इस इलियट का आदर्श मुझसे नहीं निभ सका। शेखर निस्संदेह एक व्यक्ति का अविनतम निजी दस्तावेज है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। इतना और ऐसा निजी वह नहीं कि उसके दावे को आप एक आदमी की निजी बात कहकर उड़ा सकें। मेरा आग्रह है कि उसमें मेरा समाज और मेरा युग बोलता है कि वह मेरे और शेखर के युग का प्रतीक है। लेकिन इतना सब होते हुए भी मैं जानता हूँ कि यदि इस उपन्यास का सूत्रपात दूसरी परिस्थिति में और दूसरे ढंग से हुआ होता तो इस भूमिका की आवश्यकता न रहती, और न ही इसकी संपूर्ण अपेक्षा करते हुए पाठक के यह कहने की गुंजाइश रहती कि शेखर में घटनाओं की तो बात ही क्या, स्थान भी लेखक के देशाटन की परिचर्या से मेल खाते हैं। यद्यपि यह कहने के लिए लेखक को मेरे संबंध में विशेष रूप से जानकार होना पड़ता है। शेखर एक जीवनी 3 भागों में विभक्त है। देखो यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि शेखर एक जीवनी कितने भागों में, 3 भागों में विभक्त है। तीनों भाग एक ही कथा सूत्र में गुथे होकर भी अलग अलग भी प्रायः संपूर्ण है। कहा जा सकता है कि जीवनी वास्तव में 3 स्वतंत्र उपन्यासों का अनुक्रम है। ऐसा न भी होता तब उन्हें अलग अलग छापा जा सकता। ऐसा होने पर तो विशेष सफाई देने की जरूरत नहीं है। जो एक भाग पढ़ने के बाद दूसरा पढ़ना नहीं चाहेंगे, उनको यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने अधूरी कहानी पर वक्त बर्बाद किया। ये एक को ही पूरा उपन्यास मान सकते हैं। मतलब 3 भाग है, तो ये बोल रहे हैं कि ये जरूरी नहीं कि तीनों भाग को पढ़ना ही मतलब कि जरूरी है। ये एक भाग को ही पूर्ण उपन्यास क्या कर सकते, मान सकते हैं।
और उसी पर अपनी राय भी कायम कर सकते हैं। मैं पक्षपात की शिकायत नहीं करूँगा, किंतु जो पाठक पहला भाग पढ़ते हुए जानना चाहते हैं कि शेष भाग ये क्यों पढ़े या उनके बारे में कैसी पूर्व धारणा बनकर चले, उनके लिए कुछ निवेदन करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा। अतः उन पाठकों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभिप्राय की यदि उतना दम्भ कर सकूँ तो कहूँ कि संदेश की दृष्टि से शेखर के 3 भागों में एक एकांतता है। कालीन के रंग बिरंगे बाने को जैसे मोटे और सख्त बटे हुए सूत का एक रंगा ताना धारणा करता और सहता है, उसी तरह जीवन के 3 भागों की रंगीन गाथा में मेरे अभिप्रेत मेरे कथ्य का एक तंतु है, जो एक है, अविभाज्य है। मेरी ओर से जीवन की आलोचना और जीवन का दर्शन है। जीवन को गढ़ते हुए मैंने कथावस्तु गढ़ने का यत्न किया है, इसलिए वह चाहे कैसे भी हो, उसे लेकर मैं पाठक के आगे प्रार्थी के रूप में तो आ सकता नहीं, पर इतना कहूँगा कि यदि आप निर्दयता होने का हौसला करते हैं तो पहले पूरा पढ़ने की उदारता भी दिखाइए। शेखर से आपका साक्षात करा देने के बाद अब मैं अलग हट जाता हूँ। अब आप उससे स्वयं परिचय प्राप्त करें। शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा भी आदमी नहीं है, लेकिन वह मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। यह अच्छा संगी नहीं भी हो सकता, लेकिन उसके अंत तक उसके साथ चलकर आपके उसके प्रति भाव कठोर नहीं होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और कौन जाने, आज के युग में जब हम आप सभी संश्लिष्ट चरित्र हैं, तब आप पाएं कि आपके भीतर भी कहीं पर एक शेखर है जो बड़ा नहीं, अच्छा भी नहीं, लेकिन जागरूक और स्वतंत्र और ईमानदार है, घोर ईमानदार। किसका ये किसकी भूमिका है? तो वो अज्ञा ने खुद इस भूमिका को लिखा है। चलिए अब हम लोग पात्र को देख लेते हैं, कौन कौन से इस उपन्यास के पात्र उसको देख लेते हैं। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से पात्र जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। चाहे सभी पात्र इसमें देखेंगे, हम लोग इम्पोर्टेंट पात्र देखेंगे। पात्र में सबसे मुख्य पात्र कौन है? पहले हैं पुरुष पात्र। कौन पुरुष पात्र में है? शेखर। शेखर कौन है? शेखर नायक है। क्या इस उपन्यास का नायक कौन है? वो है शेखर। बंधन मुक्त रहना चाहता है। इसके माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय का चित्रण किया गया है। और दूसरा पुरुष पात्र कौन है? वो है हरिदत्त, शेखर के पिता जो अनुशासन प्रिय थे। कौन कौन पात्र हैं? एक शेखर है और एक कौन है? हरिदत्त। हरिदत्त कौन है? वो शेखर के पिता हैं। स्त्री पात्र देखते हैं कौन कौन है। पहले सरस्वती, शेखर की बहन जो उसके प्रेरक मूर्ति और गुरु भी है। शारदा, ये मद्रासी परिवार की लड़की जिसके प्रति शेखर आकर्षित रहता है। यह स्वभाव से चंचल तथा स्पष्टवादी है। शशि, उपन्यास की नायिका तथा शेखर की मौसेरी बहन जिसके प्रति शेखर आकर्षित है। और शांति, 18-19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित लड़की है। तो स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? सरस्वती, शारदा, शशि और शांति। शेखर एक जीवनी भाग 1, हम किसको पढ़ रहे हैं? भाग 1 को पढ़ रहे हैं, ठीक ना। इसमें भाग 2 नहीं पढ़ेंगे हम लोग, जो क्योंकि भाग 2 हमारे सिलेबस में नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए उसको हम नहीं पढ़ेंगे। अज्ञे द्वारा लिखा उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 सन 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ था? 1941 ईस्वी में। शेखर एक जीवनी चर्चित एवं विवादित उपन्यास है, परंतु कुछ विद्वान इसे स्वयं अज्ञे की जीवनी मानते हैं। अज्ञे स्वयं इस बात से इनकार करते हैं। इस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। यह उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्व को तो सामने लाता ही है, साथ ही अपने समय के कुछ वैचारिक द्वंद्व जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि से भी टकराता है। शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिज्ञासा स्वयं शांत करना चाहता है
परंपरागत अनुभव और ज्ञान को अपनी कसौटी पर कसना चाहता है। ये जो यहाँ पे मैंने ये वाला फॉन्ट जो लिया है वो दृष्टि से के बुक से लिया है। दरअसल शेखर व्यक्ति के स्व की खोज का प्रतीक है। शेखर जागरूक, स्वतंत्र और अपने एवं समाज के प्रति ईमानदार होने की संघर्षपूर्ण यात्रा है। शेखर के माध्यम से बालपन पर पढ़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव एवं उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के चार खंड में है। पहला है उषा और ईश्वर, दूसरा है बीज और अंकुर, तीसरा है प्रकृति और पुरुष और चौथा है पुरुष और परिस्थिति। इस उपन्यास में बाल मनोविज्ञान के चित्रण, किशोरावस्था के चित्रण, क्रांति की भावना, विद्रोह चेतना, यहाँ पे फिर से मतलब कि यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया है तो इसको फिर से पढ़ लेते हैं। मनोविज्ञान का चित्रण, किशोरावस्था का चित्रण, क्रांति की भावना, विद्रोही चेतना का रूप, प्रेम की भावना का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास को पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है। शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, किस नाम से? प्रकाशमान पुच्छल तारा नाम से भी जाना जाता है शेखर एक जीवनी को। अब हम लोग देखेंगे कथासार को। इस उपन्यास की कथा क्या है उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। लिखा है यहाँ पे कि इस उपन्यास में शेखर के विद्रोही व्यक्तित्व एवं बौद्धिक संघर्ष का चित्रण पूर्व द्वितीय शैली में हुआ है। उपन्यास का आरंभ शेखर को फांसी की सजा से ठीक पहले की रात जेल में उसके द्वारा अपने जीवन के पूर्व घटित घटनाओं को याद करने से होता है। वह सबसे पहले शशि को याद करता है, फिर शैशव अवस्था में जब वह 8 वर्ष का था बहन सरस्वती को याद आती है। इसके बाद वो शारदा को याद करता है, फिर उसे माँ पिता के प्रति धिक्कार की भावना जगाने वाली घटना याद आती है। यहाँ पे पहला खंड है। पहला खंड में क्या है, शेखर अपनी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण स्कूल नहीं जाता, शिक्षकों को परेशान करता है, छोटी उम्र में अकेलेपन का अनुभव करता है, ईश्वर को नहीं मानता, अपनी बहन सरस्वती से आकर्षण का अनुभव करता है। दूसरा खंड में है, विदेश के प्रति उसका मन घृणा के भाव से भर जाता है। वह गांधी जी को अपना आदर्श मानता है, अपना भाव प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय नाटक लिखता है। तीसरा खंड में है, नास्तिक शेखर अपनी बहन सरस्वती को अपना प्रेरक गुरु मानता है। उसी समय जब वह दक्षिण में रहता है उसके जीवन में शारदा का प्रवेश हो जाता है जो शेखर को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसके बाद शेखर मैट्रिक परीक्षा देने लाहौर जाता है जहाँ उसे शशि मिलती है। जब वहाँ से लौटता है तो शारदा और उसका परिवार जा चुका होता है। इसी खंड में शेखर को स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में ज्ञान होता है। फिर चौथा खंड इसमें क्या लिखा है कि मद्रास में शेखर द्वारा कॉलेज में बिताए दिनों का वर्णन है जहाँ उसकी उम्र 15 वर्ष की रहती है। मद्रास में वह कुमार नामक लड़के से मिलता है, उसमें समाज सेवा की भावना भरने लगती है। परीक्षा के दिनों में त्रिवेदम जाने पर शेखर पुनः शारदा से मिलता है, परंतु शारदा की बातों से शेखर को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। इस घटना के प्रभाव से वह मद्रास को छोड़ देता है। इस उपन्यास की विशेषता को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखा कि यह उपन्यास फ्लैशबैक अर्थात पूर्व द्वितीय शैली में लिखी गई। किसमें? पूर्व द्वितीय शैली में लिखी गई है। उपन्यास में अज्ञे ने उस समय की राजनीतिक गतिविधियों और स्वतंत्रता एवं क्रांति की विचारधारा को व्यक्त किया है। इस उपन्यास पर रोमा रोला के जो क्रिस्टॉक का प्रभाव है और हिंदी के प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यास ये है। बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग इसमें मिलता है। मैं कुछ अलग से बताता हूँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि इसमें हम मतलब इस उपन्यास को हम कह सकते हैं कि एक विचार प्रधान उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? विचार प्रधान उपन्यास है। इस उपन्यास में कथा से जो अधिक महत्व है वो नायक के विचारों, दर्शन और मन स्थितियों को दिया गया है।
अब यहाँ पे इसके महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं। किसके? उपन्यास के महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। लिखा है कि मुझे विश्वास है कि विद्रोह बनते नहीं उत्पन्न होते हैं। विद्रोह बुद्धि परिस्थितियों से संघर्ष की सामर्थ्य से, जीवन की क्रियाओं से, परिस्थितियों के घात प्रतिघात से नहीं निर्मित होते। वह आत्मा की कृत्रिम परिवेष्ट नहीं है, उसका अभिन्नतम अंग है। ये महत्वपूर्ण उदाहरण इसके हैं। विद्रोही हृदय की एक विशेषता है कि वह अपने विकास में फैलते हुए नूतनतम विचारों को अपनाकर भी विद्रोही ही रह जाता है, क्योंकि वह अपने काल के अग्रणी लोगों से भी आगे ही रहता है। इसलिए तो प्रतिक्रियावादी जर्मनी में उत्पन्न होकर और पलकर भी आइंस्टाइन विद्रोही हैं, और संसार की सबसे विराट, सबसे अधिक आग्नेय घोरतम युग प्रवर्तक रूसी क्रांति की गोद में पलकर भी स्टेलिन विद्रोही नहीं हो पाया, जूठन बिनने वाला ही रह गया। फिर यहाँ पे अगला उदाहरण है, विद्रोही अनंत है, नित्य है। नित्य है क्योंकि उसके उपकरणों में प्रेम के बाद सबसे बड़ा और सबसे अमोघ अस्त्र है, यही बौद्धिक घृणा। यातना भी एक उच्च कोटि का और बहुत पवित्र अस्त्र है। फिर अगली पंक्ति है कि जहाँ प्रेम जितना अग्र होता है, वहाँ वैसी ही तीखी घृणा भी होती है। क्रूरता में केवल यातना दी ही नहीं जाती, स्वयं पाई भी जाती है, और स्नेह में स्नेह अपने को ही नहीं भूलता, स्नेह के पात्र को भी भूल जाता है। फिर यहाँ पे आगे कि वासना नश्वर है, मुरझा जाती है, और तब प्रेम तंतु ही जीवन की स्थिरता बनाए रखता है। या शायद इससे उल्टा कह रहे हैं कि जब प्रेम मर जाता है तो वासना उसके सबको उठाए उठाए फिरती है और उससे अपने को धोखे में छिपाना चाहती है। फिर यहाँ पे है कि मानव के लिए झूठ, छल और मक्कारी अत्यंत सहज है, क्योंकि ईश्वर ने मानव को अपना प्रतिरूप बनाया, और ईश्वर हमारे जीवन में सबसे बड़ा झूठा और छलिया और मक्कार है। इम्पोर्टेंट लाइन देखो, यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने रखे हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि ये जो उदाहरण मैंने रखे हैं यहाँ पे वो दृष्टि के बुक से ही रखे हैं। वे उन तीनों महत्व प्रेरणाओं का चित्रण करती है जो प्रत्येक मानव के जीवन का अनुशासन करती है, अहंता, भय और सेक्स। अगली पंक्ति है, डर के बिना समाज का अस्तित्व नहीं ठहर सकता। फिर यहाँ पे जो नियमों से नहीं चलते किंतु नियमों के मूल प्रेरणा को समझकर अपना नियम स्वयं बनाते हैं, जीवन तो उन्हीं का है। फिर है कि प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया है, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र को संगठित कर दिया। इम्पोर्टेंट, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, ये जो हमको लग रहा है कि एग्जाम में पूछा भी गया है। ये वाली जो लाइन है, प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, ये वाली लाइन एग्जाम में पूछा भी गया है। अगली पंक्ति है कि संसार का आदर्श व्यक्ति व्यक्ति नहीं है, एक टाइप है, और संसार चाहता है कि सर्वप्रथम अवसर पर ही प्रत्येक व्यक्ति को ठोक पीट कर उसका व्यक्तित्व कुचल कर उसे उस टाइप में सम्मिलित कर लिया जाए, उसे मूल रचना न रहने देकर एक प्रतिलिपि मात्र बना दिया जाए। फिर यहाँ पे अगली पंक्ति है कि इसलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, इसलिए डरते हैं कि जीना अच्छा लगता है। सरस्वती शेखर से। फिर अगली पंक्ति कि हम लोग काल का मापन निष्प्राण घड़ियों से करते हैं, कितने मूर्ख हैं हम। क्षण में ही जो युग युग बीत जाते हैं और युगों तक जो क्षण वैसा ही बना रहता है, उसको अनुभव से मापने की सामर्थ्य क्या घड़ियों में। फिर यहाँ पे अगला उदाहरण है कि स्कूलों में टाइप बनते हैं, वे बना व्यक्ति, और जब कोई आहत होकर शक्की होता है तब संसार में शक से मुक्त कुछ नहीं रह जाता। फिर यहाँ पे एक बड़ा होकर शेखर उनसे कहा करता था, देखिए मानव स्वभाव विश्वासी तो है ही, और जब विश्वासी है तब पक्षपात लेकर चलता ही है, प्रिजुडिस्ड
होता ही है। शेखर किससे? पिता से। और फिर यहाँ पे लिखा है जीवन वैचित्र्य का दूसरा नाम है। जिनके जीवन एक रूपता की बोझ से कुचले जाकर नष्ट हो गए हैं, उनके जीवन में भी उतनी घटनाएं हुई होंगी कि एक सुंदर उपन्यास बन सके। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, बन सके। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवनी लिखने लगे तो संसार में सुंदर पुस्तकों की कमी नहीं न रहे, लेकिन तब जब हर एक को लिखना आता हो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली है। इसमें कुछ खास नहीं, इसको छोड़ देते हैं। ये अगला देखते हैं। प्रेम और त्याग की विरुद्धावली बहुतों ने गाई है, घृणा और वासना की प्रशंसा कभी किसी ने नहीं की। फिर अगली पंक्ति को रोमा रोला का यह वाक्य पढ़ा कि सत्य उनके लिए है जिनमें उसे सह लेने की शक्ति है। फिर यहाँ पर अगली पंक्ति कि आप अंधकार दूर करना चाहें तो यही कर सकते हैं कि रोशनी जला दें, यह नहीं कर सकते कि अंधकार का अंधियारापन मिटा दे। शेखर किसे? राघवन से। फिर एक अज्ञात शून्य से बचने का आयोजन वैसा ही है जैसा छाया से लठैती करना। शेखर सदाशिव से। फिर अगली पंक्तियाँ कि संशय मानव का अधिकार है, लेकिन अगर वह उदारता नहीं पैदा करता तो वह मानव का शाप है। और फिर यह है आखिरी पंक्ति, सौंदर्य कुछ नहीं है अगर वह शक्ति नहीं है, प्रेरणा नहीं है। यह उसे समुद्र ने सिखा दिया था। उस आदि गुरु, आदि सत्य, आदि शिव, आदि सुंदर समुद्र ने सौंदर्य वही है जहाँ संग्राम है, और उसे वही देख सकता है जिसके भीतर शक्ति है। तो यह था शेखर एक जीवनी के महत्वपूर्ण तथ्य हमने पढ़े, भूमिका पढ़ी, कथासार पढ़ा, महत्वपूर्ण उदाहरण को पढ़ा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को क्या इसमें समस्या आई है। और आप कुछ नए टॉपिक पर क्लास चाहते हैं हमसे तो हम उस नए टॉपिक पर भी क्लास लेकर आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।